इवनिंग सभी को। अभी हम आप लोगों के लिए रोज़ वीडियो लेके आ रहे हैं। क्लास 10th के जो फर्स्ट इकाई है, चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। बहुत सारे चीज़ों को हम पिछले 2 वीडियो में बता चुके हैं कि संसाधन के कौन कौन से वर्गीकरण हैं, वर्गीकरण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, संसाधन के कितने भागों में बांटा गया है, संसाधन क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। उसके बाद जब संसाधन के 2 भाग प्राकृतिक और मानवीय आते हैं, तो प्राकृतिक भागों को हम जैसे कि इसमें सारे क्वेश्चन को जो है आप लोगों के लिए बता दिए थे। तो जैसे कि पहला टॉपिक था प्राकृतिक संसाधन का जो है भूमि संसाधन, ये सब भी ख़त्म हो चुका है। उसके बाद जो है दूसरे पिछले वीडियो में हमने जो है जल संसाधन का पूरा जो है वीडियो बनाए हुए थे। तो आप लोग जो है अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके पीछे वाला वीडियो जो है ज़रूर देखिएगा। ये सब जो है पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा। ये जो जल संसाधन है इसको भी हमने पिछले वाले वीडियो में ख़त्म कर चुके हैं। आज का जो अगला टॉपिक होगा, देखते हैं कि आज का अगला टॉपिक क्या होने वाला है। बने रहे हमारे साथ। चलिए, आज का अगला टॉपिक है वन एवं वन्य प्राणी। तो वीडियो जो है आप लोग लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है हम आपको फैक्ट के साथ जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स, सारे चीज़ों को हम आपको बताएंगे। तो चलिए, पहला जो है यह है कि यह सत्य है कि आग पर नियंत्रण मानव सभ्यता का महान आविष्कार है। टॉपिक का नाम है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, ठीक है। जिसमें कहा गया है कि यह कटु सत्य है कि आग पर जो नियंत्रण हुआ था वह मानव सभ्यता का एक महान आविष्कार था, किंतु इस महान आविष्कार ने विनाश की इतिश्री भी किया और इसके सबसे पहली आहुति वन एवं वन प्राणियों की हुई। कहता है कि अगर मानव का जो नियंत्रण जो आग पर हुआ वो एक बहुत बड़ा आविष्कार था, लेकिन साथ ही इसका विनाश भी जो है एक लेवल तक आया, क्योंकि इसमें ज़्यादातर आपको वन एवं वन्य प्राणियों की हुई है। जब पके हुए मांस का रसास्वादन हुआ तो वन्य प्राणियों का आखेट एवं पकाने तथा भूनने के लिए ईंधन संसाधन के रूप में वनों की लकड़ियों का उपयोग एक आम बात हो गई। यानी कि जब से आग का आविष्कार हुआ तब से क्या हुआ कि जो वन्य प्राणी थे वो क्या हुआ कि पका हुआ भोजन क्या हुआ, खाना स्टार्ट कर दिया, और पका भोजन पकाने के लिए वन की जो लकड़ियों का उपयोग करना जो है शुरू कर दिया। तो कहीं न कहीं आग का आविष्कार एक वन पे और वन प्राणी दोनों पे असर पड़ता है, जबकि एक बहुत बड़ा आविष्कार भी माना जाता है और विनाश भी माना जाता है। किसके लिए? वन एवं वन प्राणी के लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या कहता है कि वन एवं वन प्राणी मानव जीवन के प्रमुख हमसफ़र है। वन पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच जैसा है। यह केवल एक संसाधन ही नहीं बल्कि पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक है। हमारा इनसे अटूट संबंध है। वास्तव में वन प्रकृति एक अमूल्य है। देखिए, वन प्रकृति जो है, वन्य प्राणी जो है वह मानव के हमसफ़र के लिए इसलिए है और एक बहुत ही अच्छा संसाधन के तौर पे भी है, क्योंकि हम लोग अगर वन नहीं रहेंगे तो जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन हम लोगों को नहीं मिलेगा। ये और साथ ही पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण के लिए भी है, जो जीव मंडल है उसके लिए भी जो है वन बहुत ज़रूरी है। तो कहते हैं कि वास्तव में वन जो है प्रकृति का एक अमूल्य योगदान है। अब हम लोग देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं? कहता है वन उस भरे भूभाग को कहते हैं। तो वन किसे कहेंगे? तो वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधों एवं झाड़ियों द्वारा आच्छादित होते हैं। वे वन जो स्वतः विकसित होते हैं उसे प्राकृतिक वन, और जो वन मानव द्वारा विकसित किया जाता है उसे मानव निर्मित वन यानी कि वानिकी कहते हैं। वन जैव विविधता का आवास होता है, यानी कि जो वन जो है खुद से विकसित होगा, स्वतः विकसित होगा, वो आपको प्राकृतिक वन कहलाएगा, और जो मानव द्वारा विकसित होगा उसे हम लोग वानिकी कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देख लीजिए,
जीवों की विविधता जंगल की शान है। अगला है, एक लाइन है नीचे कि सभी जीवों के लिए खाद्य ऊर्जा जो फूड एनर्जी का प्रारंभिक स्रोत वनस्पति ही है। यानी कि जितने भी जीव है उसका जो खाद्य ऊर्जा है, जो फूड एनर्जी है, उसका जो मेन स्रोत, प्राथमिक स्रोत क्या है? वनस्पति है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सभी जीवों के लिए खाद्य ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वनस्पति होता है। चलिए अगला देखते हैं। कहता है कि भारत में वन संसाधन एक महत्वपूर्ण साधन है। यहाँ के लोग आरंभ से वन प्रिय रहे, जिसका प्रमाण हमें धार्मिक ग्रंथों तथा लोक कथाओं से मिलता है। किंतु वर्तमान समय में विकास की दौर में हमने अपने अतीत के सभी गौरवशाली परंपराओं को नकार दिया है। हम वन और वन प्राणी के महत्व को नहीं समझ रहे और तेजी से इस संसाधन का विदोहन कर रहे हैं। वस्तुतः हमें वन और वन्यजीव संसाधनों का संरक्षण देना चाहिए। आज का जो भारत है वह वन संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधन भारत के लिए भी बन चुका है। आज जिस तरह से हम लोग तेजी से संसाधन का विदोहन करते जा रहे हैं, आगे आने वाले समय में एक संकट के रूप में जो है हम लोगों के सामने नजर आएगी। तो हम लोग को क्या करना है कि वन्य जीवों के जो संसाधन है उसको संरक्षण देना चाहिए। कैसे देना चाहिए तो देखते हैं हम लोग क्या है, वन्य जीव के संसाधन के प्रकार क्या है, वितरण क्या है, सब कुछ देखते हैं। वन विस्तार के नज़रिए से भारत विश्व का 10वां देश बन चुका है। जो वन का विस्तार जिस अनुसार है उस अनुसार भारत विश्व का 10वां देश बन चुका है। यहाँ करीब 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। रूस में 809 करोड़ हेक्टेयर वन है, जो विश्व में प्रथम है। यानी कि सबसे ज़्यादा वन जो है आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको रूस में देखने को मिलेगा, ठीक है, जो विश्व में प्रथम है। दूसरा स्थान आपको ब्राज़ील में 418 करोड़ हेक्टेयर, उसके बाद कनाडा आपको 310, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका 303, उसके बाद आपको चीन 197 हेक्टेयर, ऑस्ट्रेलिया 164 हेक्टेयर, कांगो में 134 करोड़ हेक्टेयर, इंडोनेशिया में 88 करोड़ हेक्टेयर, पेरू में 69 करोड़ हेक्टेयर वन जो है। तो कहने का मतलब है कि वन्यजीव संसाधन में भारत जो है विश्व में 10वां स्थान है और पहला स्थान जो है आपको रूस है। इसको हम लोग हमेशा याद रखेंगे। और दूसरा स्थान ब्राज़ील को है, तीसरा स्थान कनाडा है। चलिए एक FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1948 ईस्वी में विश्व में 4 अरब हेक्टेयर वन क्षेत्र था, जो 1963 ईस्वी में घटकर 3.8 अरब हेक्टेयर हो गया और 1990 आते आते यह 3.4 अरब हेक्टेयर वन क्षेत्र बच गया। किंतु 2005 ईस्वी में इसमें कुछ सुधार आया और स्थिति लगभग 1948 के समान हो गई। कहने का मतलब है कि 1948 में 4 अरब हेक्टेयर था, 15 साल के बाद 1963 में जो है 3.8 अरब हेक्टेयर यानी 0.2 अरब हेक्टेयर का जो इसमें घटाव कम गया। फिर आपको 27 साल बाद 1990 में भी जो है कम हुआ, लेकिन आने वाले 15 सालों में इसमें क्या हुआ, बहुत सुधार होने के कारण अब स्थिति 1948 के समान हो गई, अर्थात 3.95 अरब हेक्टेयर यानी 4 अरब हेक्टेयर में ये फिर से हो गया है। यह विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 30% क्षेत्र है। यानी विश्व में जितना जो है भौगोलिक क्षेत्रफल है यानी पृथ्वी का जो अंश है उसका 30% क्या है, यह जो है वन क्षेत्र फैला हुआ है। भारत में 2001 ईस्वी में 19.27% भौगोलिक क्षेत्र पर वन फैले हुए थे। वन सर्वेक्षण FSI के अनुसार 20.5% भौगोलिक क्षेत्र में विस्तार था। उसके बाद आता है कि IRSSP 6 संसाधन उपग्रह लीन
LIS 111 सुदूर संवेदी उपग्रह है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, जिसमें स्कैनर के साथ कैमरे लगे होते हैं कि एक इमेजिनरी से भारतीय वन की वास्तविक स्थिति को जानने में बहुत सहायता प्राप्त हुआ है। तो अगर आपसे पूछे कि भारतीय वास्तविक स्थिति को जानने के लिए, यानी भारतीय वन की जो वास्तविक स्थिति को जानने के लिए किस कैमरे का प्रयोग किया जाता है, तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में एक स्कैनर के साथ एक कैमरा लगा होता है, जिसके माध्यम से पता चलता है। इसकी जो 10वीं रिपोर्ट थी वो 2005 के अनुसार कुल 67.6 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र में है, जो कि देश की कुल भौगोलिक का 20% जो है भाग पे वन है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि वन को कितने आधारों पे बांटा गया, या वृक्ष को वन को कितने आधारों पे बांटा गया। तो देखिए, वृक्षों के घनत्व के आधार पे, किसके आधार पे, वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। कॉपी में लिख लीजिएगा आप लोग कि वृक्षों के घनत्व के अनुसार वनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में जो है बांटा गया है। ठीक है, वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को 5 भागों में बांटा गया। एक हो गया अत्यंत सघन वन, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र में वृक्षों का लगभग 70% से अधिक है। दूसरा हो गया सघन वन, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र में वृक्षों का 40 से 70% है। तीसरा हो गया खुले वन, जो 10 से 40% है। चौथा हो गया झाड़ियाँ एवं अन्य वन, जो 10% से कम है। और पांचवा हो गया मैनग्रोव वन, जो तटीय वन होता है। तो यानी अब आपको वनों को 5 वर्गों में क्या हुआ, रखा गया है। किसके आधार पर, तो वृक्षों के घनत्व के आधार पर। इसको भी याद रखना है, वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को 5 भागों में रखा गया है। अब हम लोग देखते हैं कि पहला जो भाग है वह अत्यंत सघन वन, ये आपको कहाँ मिलेगा, कैसे है। तो भारत में इस प्रकार के वन का विस्तार 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि में पर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.16% है। असम और सिक्किम को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। यानी पूर्वोत्तर राज्य में जो अत्यंत सघन वन है, आपको असम और सिक्किम को छोड़ के जितना राज्य है उसके अंतर्गत ये आते हैं। अगला है सघन वन, इसके अंतर्गत 73.60 लाख हेक्टेयर भूमि आते हैं, जो भौगोलिक क्षेत्र के। अब ये आपको हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो आपको सघन वन कहाँ देखने को मिलेगा, वो आपको हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, मध्य प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में और उत्तराखंड में। सीधे याद रख लीजिएगा सघन वन किन किन राज्यों में देखने को मिलेगा। ठीक है, एक हो गया खुले वन, जो आपको इतना करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इस वर्ग के वनों का विस्तार है, यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का इतना प्रतिशत है। ये आपको खुले वन कहाँ कहाँ दिखेंगे, कर्नाटक में दिखेंगे, तमिलनाडु में दिखेंगे, केरल में दिखेंगे, आंध्र प्रदेश में दिखेंगे, उड़ीसा के कुछ जिलों एवं असम के 16 आदिवासी जिलों में इस प्रकार के वनों का विस्तार है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं झाड़ियाँ एवं अन्य वन। यह राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ कहाँ, तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में जो है पाया जाता है। और इसके साथ ही ये आपको पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के मैदानी भागों में वृक्षों का घनत्व 10% से भी कम है। और एक आ गया सबसे इम्पोर्टेंट वन, मैंग्रोव वन, जिसे मैंग्रोव भी कहते हैं। इसको हमेशा याद में रखना है। मैंग्रोव वन जिसे हम लोग कहते हैं तटीय वन। विश्व की तटीय वन क्षेत्र मैंग्रोव्स का मात्र 5% यानी 4500 किलोमीटर क्षेत्र ही भारत में है। यानी मात्र 5% ही भारत में है, जो कि 4500 किलोमीटर में है, जो समुद्र तटीय राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें आधा क्षेत्र पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में है। यानी 5% भी है, आधा % जो है आपको पश्चिम बंगाल में है। तो सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है कि मैंग्रोव वनों का विस्तार भारत में सबसे ज़्यादा किन राज्य में है, तो आपको पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे, सुंदरबन में। इसके बाद वो आपको गुजरात में होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आते हैं,
यानी कुल मिलाकर 12 राज्य सहित केंद्र शासित प्रदेशों में मैंग्रोव वन है, जिनमें आपको आंध्र प्रदेश में है, गुजरात में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी, केरल एवं दमन द्वीप। जब आप मैप में जाएंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो मैंग्रोव वन दिया हुआ है तो सबसे ज़्यादा एक याद रखेंगे पश्चिम बंगाल सुंदरवन, दूसरा आप याद रखेंगे गुजरात और तीसरा याद रखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद जब आप राज्यों के याद करने के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे कि साउथ में आंध्र प्रदेश, पश्चिम की तरफ गुजरात, फिर साउथ में कर्नाटक, पश्चिम जो है महाराष्ट्र, फिर आप देखिएगा उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी, केरल एवं दमन द्वीप जो है शामिल है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या आप जानते हैं कि देश के कुल वनाक्षित क्षेत्र का 25.11% वन क्षेत्र पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में है। भारत में 188 आदिवासी जिलों में कुल वन क्षेत्र 60.11% पाया जाता है। देश में वनाक्षित क्षेत्र के मामले में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, जहां देश के कुल वनाक्षित क्षेत्र का 11.22% वन है। दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश 10.1%, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ 8.25%, चौथे स्थान पर उड़ीसा 7.18%, जबकि महाराष्ट्र का स्थान 5वें स्थान पर है। तो कहने का मतलब है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो वन आच्छादित क्षेत्र है आपको प्रथम स्थान आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, तो वहीं दूसरा स्थान आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, तीसरा स्थान आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा, चौथा स्थान आपको उड़ीसा में मिलेगा, पांचवा स्थान आपको महाराष्ट्र मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि भारत में वन सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में है, तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, दूसरा स्थान पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरा में छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा जो है महाराष्ट्र में है। चलिए अब जो है संसार में मात्र 3.6 बिलियन हेक्टेयर में वन रह गया है, करोड़ यानी 3.5 करोड़ बिलियन में वन रह गया है। लगभग 800 वर्ष पूर्व में से 6 बिलियन हेक्टेयर वनों की कटाई हो चुकी है, यानी कि ये नहीं होगा। चलिए संसार में मात्र 3 बिलियन हेक्टेयर में वन रह गया है। लगभग 800 वर्ष पूर्व से 6 बिलियन हेक्टेयरों की कटाई हो चुकी है। हाल के वर्षों में वन विकास में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पे है, यानी कि सबसे ज़्यादा वन विकास जो है आपको चीन में देखने को मिलेगा और भारत जो है दूसरा स्थान पे आते हैं। कह रहे हैं कि बिहार विभाजन के बाद वन विस्तार में बिहार राज्य दयनीय स्थिति में आ गया है, यानी बिहार जब से विभाजन हुआ है तब से जो है वन के विस्तार में बिहार दयनीय स्थिति में आ गया है, क्योंकि वर्तमान बिहार में अधिकतर भूमि जो है वह कृषि योग्य है। मात्र 6,764 हेक्टेयर में वन क्षेत्र बच गया है। यह भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7% है। बिहार के 38 जिलों में से 17 जिलों से वन क्षेत्र समाप्त हो गया है, यानी बिहार के 38 जिलों में से जो है 17 जिला में अब जो वन क्षेत्र है वो क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है, जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति हो रही है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, नालंदा, गया, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद जिलों में वनों की स्थिति अभी कुछ बेहतर है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3700 वर्ग किलोमीटर है। शेष में अवक्रमित वन है। वन के नाम पर केवल झाड़ झुरमुट बच गए हैं। ठीक है, तो अगर वनों की स्थिति देखा जाए तो बिहार में पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, नालंदा, गया, रोहतास और
कैमूर, साथ ही औरंगाबाद में अभी वन की स्थिति अच्छी खासी है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रशासकीय दृष्टि से वनों को निम्नलिखित कितने वर्गों में रखा गया है। तो एक हो गया आपको आरक्षित वन, और दूसरा हो गया आपको रक्षित वन, और तीसरा हो गया अवर्गित वन, और उसके बाद जो है नहीं है। यानी कि प्रशासकीय दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में रखा गया, आरक्षित, रक्षित। तो पहले हम लोग आरक्षित देखते हैं, यानी रिजर्व फॉरेस्ट। जो वन जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें आरक्षित वन कहते हैं। ऐसा वन जो जलवायु की दृष्टि से क्या हो, महत्वपूर्ण हो, उन्हें आरक्षित वन कहते हैं। इनमें ना तो लकड़ियाँ ही काटी जा सकती है और ना ही पशुचारण होता है। यानी कि ऐसा वन जो ना ही लकड़ियाँ काटी जा सकती है और ना ही पशुचारण होता है। बाढ़ नियंत्रण, भूमि संरक्षण, मरुस्थलीय प्रसार को रोकने हेतु तथा जलवायु नियमित रोकने हेतु इसकी आवश्यकता होती है। वन एवं वन जीवों के संरक्षण में आरक्षित वनों का सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र 54% जो है, जो वन है, उसको रिजर्व फॉरेस्ट के नाम पे रखा गया है। अगला है रक्षित वन। इस वन में विशेष नियमों के अधिक पशुओं को चराने से और सीमित रूप में लकड़ी काटने की सुविधा दी जाती है। यानी कि आपको हिसाब से क्या करना है, पशुओं को चलाना है और लकड़ियों को क्या करना है, काटना है। वनों के अत्यधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इसकी सुरक्षा की जाती है। वन विभाग के अनुसार कुल वन का लगभग 1/3 हिस्सा यानी 29% हिस्सा जो है वो आपको रक्षित वन है। अगला है अवर्गीकृत वन, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। से सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति, समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, स्वतंत्र एवं अवर्गीकृत वन के अंतर्गत रखा गया है। यह वन जो है आपको 14% देखने को मिलेगा। अब सबसे ज़्यादा आपको एक इम्पोर्टेंट है, बहुत ही भिविया है, वो है आपको कि आरक्षित एवं रक्षित वन का सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है। जो आरक्षित है एवं रक्षित वन का सबसे अधिक विस्तार आपको मध्य प्रदेश में है, जहां कुल वन क्षेत्र 75% है। कुल वन क्षेत्र कितना है, 75%। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में भी कुल वनों का एक बड़ा अनुपात आरक्षित वन है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा वन जो है आपको महाराष्ट्र में है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो वन विस्तार है वो आपको आरक्षित एवं रक्षित वन है। दूसरे स्थान पे आपको जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश ये सब आते हैं, ये सब ठीक है। जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात रक्षित है। तो यानी कि यहाँ पे आरक्षित वन नहीं है, यहाँ पे कौन सा वन है, रक्षित वन। और रक्षित वन में हम क्या कर सकते हैं, पशुचारण भी कर सकते हैं और थोड़ा सा जो है कटाई भी कर सकते हैं, किसकी, लकड़ी कटाई भी कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत है और स्थानीय समुदाय के प्रबंधन में है, ठीक है। वन संपदा एवं वन्य जीवों का ह्रास एवं संरक्षण। क्या है, वन संपदा एवं वन्य जीवों को ह्रास का कैसे होता है, उसका संरक्षण कैसे किया जाएगा। तो वन संपदाओं का ह्रास उपनिवेशिक काल से ही हो रहा है। जब हम लोग भी देख रहे हैं कि वन संपदा का जो ह्रास है, कमी जो है वह बहुत समय पहले से ही हो रहा है, क्योंकि अंग्रेजों ने प्रशासनिक एवं व्यापारिक उद्देश्य से रेल मार्ग का निर्माण किया, सड़क मार्ग का विकास किया, जिसके कारण वनों का जो है लगातार कटाई होते रहा। भारतीय वन सर्वेक्षण की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार भारत में वनों की उत्पादकता 0.5 घन मीटर प्रति वर्ष है, जबकि विस्तार की दृष्टि से यह 2.1 घन मीटर है। यानी कि जो उत्पादकता हो रहा है वह 0.5 घन मीटर प्रति वर्ष है, जबकि होना कितना चाहिए, तो 2.1 होना चाहिए। अब भारत में वनों का ह्रास एक बड़ा कारण कृषिगत भूमि का फैलाव हो गया। जिस तरह भारत की जनसंख्या जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, तो कृषि का भी जो है विस्तार क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। एक सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र जो है कृषि में
परिवर्तित हो गया, क्योंकि अगर जनसंख्या जो जनसंख्या बढ़ेगी उस अनुसार क्या होती जाएगी, हमें अन्न की ज़रूरत पड़ेगी और अन्न के लिए क्या करेंगे हम, कृषि का जो है विस्तार होते जाएगा। तो जंगलों को काट करके क्या किया जा रहा है, वन क्षेत्र में कृषि परिवर्तित हो रहा है। विशेष रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत में जनजातीय क्षेत्र में जो स्थानांतरण कृषि यानी झूम कृषि जो स्टार्ट हो गया, उसके लिए खेती अथवा स्लैश या बर्न खेती के चलते वनों का क्या हो रहा है, अब ह्रास होते जा रहा है। अब बड़ी बड़ी विकास योजनाओं को भी वन से नुकसान होते जा रहा है। आज मान लीजिए कहीं पे यूनिवर्सिटी बसाया जा रहा है, कहीं पे कोई सोसाइटी बसाया जा रहा है, कहीं रेल मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, कहीं सड़क मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं जो बड़ी बड़ी परियोजनाओं से वनों को क्या हो रहा है, नुकसान होते जा रहा है। 1952 ईस्वी से नदी घाटी परियोजना के कारण 5000 किलो वर्ग मीटर से अधिक वन क्षेत्रों को क्या कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि नीचे क्या कहते हैं कि कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में जो संवर्धन है, इनरिचमेंट जो है, वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्य की दृष्टि से एकल वृक्ष रोपण करने से पेड़ों की दूसरी प्रजातियां जो हैं अब खत्म होते जा रही है। उदाहरण के तौर पर सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन जो है बर्बाद हो गया और हिमालय में चीर पाइन की रोपण से हिमालय ओक और रोडोडेंड्रॉन वनों का क्या है, नुकसान हो गया है। यानी एकल रोपण अगर किसी एक चीज़ का करते हैं तो दूसरे प्रकृति का क्या होता है, विनाश होते जा रहा है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे हिमालय यू, जिसे चीर का पेड़ कहा जाता है, हिमालय यव। हिमालय यव यानी चीर के प्रकार का सदाबहार वृक्ष एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है जो हिमालय यव है, जो चीर के प्रकार का एक सदाबहार वन है, वह कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, तो ये आपको हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। चीर की छाल, पत्तियाँ, टहनियाँ, जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है तथा इसे कैंसर रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैंसर के रोगों के उपचार के लिए किस प्रकार के पेड़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो इसका आंसर आएगा चीर के प्रकार का। ठीक है, इसको हम लोग याद करते चलेंगे। इससे बनाई गई दवा विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि होती है। इसमें बिकने वाली जो दवाई है वह विश्व में बिकने वाली एक कैंसर औषधि है। इसके अत्यधिक निष्कासन से इस वनस्पति जाति के लिए अस्तित्व का संकट पैदा हो गया। पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के में विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ जो है अब क्या हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। चलिए एक और आते हैं कि क्या आप जानते हैं हमारे भारत में लगभग 81,000 वन्य प्राणी उपजाति और लगभग 47,000 वनस्पति उपजातियां पाई जाती है। वनस्पतियां उपजातियों में से लगभग 15,000 भारतीय मूल की है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे देश में लगभग 81,000 वन्य प्राणी उपजाति और 47,000 वनस्पति उपजाति पाई जाती है, जबकि वनस्पति उपजाति में 15,000 जो है वो अब आपको भारतीय मूल की है। चलिए अब है कि भारत में लगभग 744 प्रजातियां अभी तक जो है विलुप्त हो चुकी है और 22,531 प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पे हैं। कहने का मतलब है आज जिस तरह से वनों को ह्रास किया जा रहा है, वन प्राणियों को जो है ख़त्म होते जा रहा है, उस अनुसार भारत से 744 प्रजातियां जो है विलुप्त हो चुकी है और अभी 22,531 प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पे है। चलिए हम लोग कुछ रिपोर्ट देखते हैं कि किसकी प्रजाति विलुप्त हो चुकी है या विलुप्त होने के लिए। तो भारत में विलुप्त हो रहे जीवों की संख्या, पेड़ पौधे विलुप्त हो चुकी है, 384 पेड़ आपको विलुप्त हो चुकी है और 19,079 जो है वो आपको खतरे के निशान के बाहर आ चुका है। मछलियाँ 21 प्रकार की मछलियाँ ख़त्म हो चुकी है और 343 प्रकार की मछलियाँ ख़त्म होने वाली है। उभयचर जो है 2 और ख़त्म होने वाले 50। आप ये लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है, जो स्क्रीनशॉट भी मार के रख लीजिएगा।
तो इस अनुसार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 742 दिया और 22,531 दिया। डाटा थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। 734 22,531 हो सकता है यहाँ पे ऐड करने में ही गलती हो सकता है ना। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि विलुप्त होने के खतरे से घिरे कुछ प्राणी, जैसे कौन कौन से प्राणी हैं जो अब आपको विलुप्त होने के कगार पे है। विलुप्त होने के खतरे से घिरे कुछ प्राणी जैसे कृष्णासार, ब्लैक बक, चीतल, चिंकारा, भेड़िया खत्म होने वाला है, अनुप मृग, स्वैम्प डियर, नीलगाय आपको खत्म होने वाला है, भारतीय कुरंग खत्म होने वाला है, बारहसिंगा खत्म होने वाला है, चीता, गेंडा, गिर सिंह, मगरमच्छ, हसावर, हवासील, सारंग, सारस, घूमर बगुला, पर्वतीय बटेर, मोर, हरा सागर कछुआ, कछुआ, डिगुंगोंग और लाल पांडा, जो कि सब मतलब ऐसे ऐसे जानवर ख़त्म होने वाले हैं जो फ़िलहाल अभी हम लोग कहीं जू में जाते हैं देखने के लिए, और हमको लगता है कि आने वाले दिनों में शायद ये सब जो है ख़त्म हो जाएंगे। तो सरकार को चाहिए कि इस पे जो है जल्द से जल्द और कड़ी एक्शन ले और वन प्राणी के संरक्षण के लिए उपाय करे। एक है प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण। आप देख सकते हैं कि जो प्राकृतिक आवास है उसका भी जो है अतिक्रमण किस प्रकार हो रहा है। जैसे वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास जैसे जंगल हो गया, मैदानी क्षेत्र हो गया, नदियाँ हो गया, तालाब हो गया, वेटलैंड हो गया, पहाड़ी हो गया, जो तराई क्षेत्र है, जनसंख्या में हो रही इतनी वृद्धि हो रही है, जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि के कारण जो औद्योगिक विकास, फैक्ट्रियों की जो संख्या बढ़ रही है, शहरीकरण हो रहा है, बड़े बांध बने जा रहे हैं, परियोजनाएं आ रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है कि जो जंगल है वो ख़त्म हो रहे हैं, मैदानी क्षेत्र ख़त्म हो रहे हैं, नदियाँ ख़त्म हो रही है, तालाब ख़त्म हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये प्राकृतिक आवासों का जो है एक प्रकार से अतिक्रमण हो रहा है। तो इस अतिक्रमण को जो है सबसे ज़्यादा जो है हानि वन प्राणी को होता है। तो इसलिए कहा गया कि यातायात की सुविधाओं में वृद्धि के कारण भी वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण हो रहा है। प्राकृतिक निवास स्थान के छिन जाने के दबाव से वन्य जीवों की समान वृद्धि तथा प्रजनन क्षमता में भी धीरे धीरे क्या हो रही है, कमी आ रही है। अब हम लोग देखते हैं कि आप जानते हैं निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को वेटलैंड कहा जाता है, यानी जो कम तेलीय जो क्षेत्र है जहाँ जल जमाव हुआ है ऐसे क्षेत्रों को वेटलैंड कहा जाता है। स्थानीय तौर पर इसे चौर, भागरमौन, टाल भी कहा जाता है। अब एक टॉपिक है प्रदूषण जनित समस्या। देखिए आज समय के साथ जो है प्रदूषण इतनी मात्रा में बढ़ रही है कि उससे भी वन एवं वन प्राणी को जो है दिक्कत हो रही है। जैसे अब धीरे धीरे पराबैंगनी किरण जो है बढ़ने लगी है, अम्ल वर्षा भी है, हरितगृह प्रभाव है, ये सब भी वन्य जीवों को क्या कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है, जो कि अब कुछ समय के बाद धीरे धीरे ये सब विलुप्त हो जाएगी। अब जैसे देखिए इसमें एक है आर्थिक लाभ है, जैसे रंग बिरंगी तितलियों से लेकर मेढक, पक्षियों और जंगली जानवरों, कछुआ, तोता व स्थानीय परिंदों को अवैध शिकार कर इन्हें बेचा जाता है। तो कहीं न कहीं वन्य प्राणी जो है संकट में है। आप देखते होंगे कि बाज़ार में जो है आपको मेढक, पक्षियों के रंग बिरंगे जानवर के, जंगली जानवर, कछुआ, तोता, ये सब को आपको बाज़ार में देखने को मिलेगा। तो उनका या तो अवैध शिकार किया जाता है या उसको जो है उपयोग किया जाता है। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका कालाबाजारी भी होती है। चीन ऐसे वन्य जीवों के कालाबाजारी का मुख्य केंद्र है और चीन में ऐसे चीज़ों का जो है क्या है, कालाबाजारी का एक मुख्य केंद्र हो गया है, क्योंकि वहाँ लोग जो है सभी जंगली जानवर, स्थानीय परिंदा, तो सभी चीज़ जो है वहाँ पे लोग अजीब अजीब चीज़ें जो है खाने में माहिर हैं। चलिए ये सब चीज़ें में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक यहाँ पे आती है आपके किताब में कि अमृता देवी वन्य संरक्षण प्रसार के विषय में जानते हैं। अमृता देवी राजस्थान के बिश्नोई गांव यानी जोधपुर जिला की रहने वाली थी। उसने 1731 ईस्वी में राजा के आदेश को दरकिनार कर वनों से लकड़ी काटने वाले का विरोध किया था। राजा के लिए नवीन महल निर्माण है तो लकड़ी काटा जाना था। अमृता देवी के साथ गांव वाले ने भी राजा के आदमियों का विरोध किया। महाराजा को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्हें काफ़ी पश्चाताप हुआ और अपने राज्य में वनों की कटाई रोक दी गई। चलिए एक बार इसको और देखते हैं। तो अमृता देवी वन्य संरक्षण प्रसार के विषय में जानते हैं।
अमृता देवी राजस्थान की बिश्नोई गांव यानी जोधपुर की रहने वाली थी। उसने 1731 ईस्वी में राजा के आदेश की दरकिनार कर वनों की लकड़ी काटने वाले का विरोध किया। राजा के लिए नवीन महल निर्माण हेतु लकड़ी काटा जाना था। अमृता देवी के साथ गांव वाले ने भी राजा के आदमियों का विरोध किया। महाराजाओं को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्हें काफ़ी पश्चाताप हुआ और अपने राज्य में वनों की कटाई पर रोक लगा दी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वर्तमान समय में वन्य एवं वन जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भारत की जो संकटापन्न पादप प्रजातियों की सूची बनाने का काम सर्वप्रथम 1970 ईस्वी में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी BSI तथा वन अनुसंधान संस्थान FRI देहरादून द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इन्होंने जो सूची बनाई उसे रेड डाटा बुक का नाम दिया गया। इसी क्रम में असाधारण पौधे यानी रेयर प्लांट्स के लिए ग्रीन बुक तैयार किया गया। अब हम लोग इसमें से देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले एक BSI का फुल फॉर्म हो गया बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद जो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो देहरादून में है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, देहरादून है। तो जो रेड डाटा बुक बनाया जाता है सबसे पहले किसने बनाया था, तो देहरादून ने बनाया था। और असाधारण प्लांट्स जैसे रेयर प्लांट्स के लिए कौन सा बुक बनता है, तो रेयर प्लांट्स के लिए जो है ग्रीन बुक्स बनता है। रेड डाटा बुक क्या है, यानी रेड डेटा बुक क्या है, ठीक है। डाटा बुक भी कह सकते हैं, डेटा बुक भी कह सकते हैं। इसमें असामान्य प्रजातियों यानी जो सामान्य प्रजाति, इसमें सामान्य प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरों से अवगत किया जाता है। संकटग्रस्त प्रजातियां यानी सर्वमान्य रूप से चिन्हित होते हैं। विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की एक तुलनात्मक स्थिति के प्रति चेतावनी देती है। स्थानीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान एवं उसके संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम को प्रोत्साहन मिलता है। अब हम लोग इस पेज को देखेंगे और अगले वीडियो में उसको हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संघ, जिसका नाम है नेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड द नेचुरल रिसोर्स, ने संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में कार्य कर एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका एक और है IUCN, जैसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर एंड द नेचुरल रिसोर्स को हम लोग IUCN से यानी शॉर्टकट में है इसका नाम IUCN को विश्व संरक्षण संघ यानी वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी कहा जाता है।